welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था एंड सिंस आपके मैथ्स का बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है दैट इज ऑन 9th of March, so we will be doing some important questions of chapter probability only. तो इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से करेंगे और अच्छे से करेंगे एकदम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम एक्सरसाइज वाइज देखेंगे। मेक श्योर आपकी प्रोबेबिलिटी की मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक्स आपके साथ ओपन हो एंड यू हैव ओपन योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो मेनली एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली फॉर दिस चैप्टर। बाकी हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। अब इसमें हम जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारी रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस ज़्यादा करेंगे इंस्टेड ऑफ बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं। हम रिस्ट्रिक्टेड सैम्पल स्पेस वाले क्वेश्चंस पे हम अपना सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमारे एमसीक्यू में आ जाता है या फिर केस बेस्ड स्टडी में आ जाता है। तो द क्वेश्चन सेज a coin is tossed 3 times where event E is head on third toss and F heads on the first 2 tosses. So sample space क्या होगा देख लेते हैं। Question number 6 part 1, coin is tossed 3 times, तो हमारा sample space होगा head 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 tails head tails head, then head tails tails, then tails head tails, and then tails tails heads tails head head और एक हमारा आ गया tails tails tails। ठीक है, तो ये हमारे सैम्पल स्पेस हो गई। अब हमें इवेंट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वेयर हमारा हेड है वो थर्ड टॉस पे हमारा आ रहा है। तो थर्ड टॉस पे कब कब आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो लाइक वी हैव 4 प्लेसेस वेयर हमारा हेड जो थर्ड टॉस पे आ रहा है, तो इट विल बी 4/8, दैट इज लाइक 4 जितने हमारे आउटकम्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसी हमारी 1/2। तो इफ यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो वी हैव सैम्पल स्पेस एक ये वाला एक ये वाला, लाइक हमारे पास 2 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 2/8 विच इज 1/4। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें मतलब हमने ये तो निकाल दिया, अब हमें इसका क्या निकालना था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, दैट इज PEF। लाइक हमारा ये इवेंट E थी और ये हमारा इवेंट F था, तो हमें निकालना है PE/F, दैट इज PE इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F। तो PE इंटरसेक्शन F कैसे निकालेंगे, हमारा E इंटरसेक्शन F में जो कॉमन है, जो कॉमन इवेंट्स है वो सिर्फ एक ये आता है, दैट इज ट्रिपल हेड्स। 3 बार हेड्स आ रहे हैं टॉस करते हुए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे आ रहा है, सैम्पल स्पेस से एक ही इवेंट हम चूज कर पा रहे हैं, दैट इज 1/8। और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो थी वो है हमारी 1/4। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारी फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, आई होप ये वाला इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया हो।
तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा काफी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट इट सेज a coin is tossed three times where event E at least two heads and event F at most two heads. Now at least two heads and at most two heads में फर्क ये है, at least two heads means two या two से ज़्यादा and at most means two या two से कम। तो ये वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे एटलीस्ट या एटमोस्ट आता है बच्चे काफ़ी गलती कर लेते हैं। गलती नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान अपने दिमाग में ये रखना है कि एटलीस्ट मतलब हमारे पास दो, मतलब जितने भी लाइक एटलीस्ट वन दे रखा है, एटलीस्ट थ्री, एटलीस्ट टू दे रखा है, उस नंबर से या तो वो नंबर या उससे ज़्यादा, और एटमोस्ट का एकदम उससे उल्टा, या तो वो नंबर या उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट टू हेड्स है, तो एटलीस्ट टू हेड्स में देखा जाए तो हमारे पास एक थर्ड, मतलब यहाँ पे हमारे पास तीन हेड वाला आ जाएगा, एक ये दो हेड, ये दो हेड एंड बाकी सब में, और एक ये दो हेड। तो हमारे पास चार इवेंट्स आ गए इधर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 आ जाएगी। और एट मोस्ट टू हेड्स में हमारे पास आएगा सारे दो वाले आ जाएंगे, लाइक तीन ये है, और इसको ऐसे कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आ जाएंगे हमारे इवेंट्स जिसमें हमारे पास एट मोस्ट टू हिट्स की प्रोबेबिलिटी होगी, तो दैट विल बी 7/8। और फिर उसके बाद हम इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आंसर इसका निकाल देंगे। तो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। वैसे तो थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। थर्ड पार्ट से एट मोस्ट टू टेल्स एंड एट लीस्ट वन टेल, वैसे ही है सेकंड पार्ट की तरह। तो आई गेस आप सब लोग कर ही लोगे ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। Event E, Sun one end on the one end and F, event of F, father in the middle. तो सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस अपना बना लेंगे। सैम्पल स्पेस, तो मदर फादर एंड सन हमारे लाइंड अप। तो पहले हम कर लेंगे मदर फादर सन, फिर मदर सन फादर, फिर उसके बाद फादर मदर सन फादर सन मदर, इसके बाद सन मदर फादर सन फादर मदर। तो हमारे पास कितने इवेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इवेंट्स बन गए। तो अब हमें इवेंट ई की हमारी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इवेंट ई हमारा दे रखा है कि जो हमारा सन है वो वन एंड पे आना चाहिए, और जो इवेंट एफ है उसका मतलब है कि फादर है हमारी मिडल में रहना चाहिए। तो सन वन एंड में की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो लाइक 4 इवेंट्स है व्हेन हमारा हमारा जो सन है वो एक एंड पे आ रहा है। तो पी ई equals to 4/6 which is equals to 2/3 and P of F हमारा हो गया 1 2 equals 2/6 equals to 1/3। अब हमें इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ई, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास सिर्फ एक ये ही है और एक हमारे पास ये है। तो दो हमारे पास इवेंट्स हैं जब जो हमारे कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो हो जाएगा 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3। तो ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है।
बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 says a black and a red dice are rolled. Part A, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a 5. तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे कि दोनों डाइस हमारी रोल हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब हमारे पास दो डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल आउटकम्स हमारे 36 होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो हमारा सैम्पल स्पेस बन गया है। सो लेट्स सी क्या मांगा है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 given that the black die resulted in a 5. तो we have a black die and a red die. तो इवेंट ई हमारा है कि सम इज ग्रेटर देन 9। सम is greater than 9, and what is given to us is that black die has 5 on it. This is given to us, ठीक है। अब इवेंट ई का पहले हम फाइंड कर लेंगे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटीज। ई का सैम्पल स्पेस हमारा क्या होगा। अब 9 कैसे किस किस से बन रहा है। 9 हमारा बन रहा है 4,6 से, देन 6,4 से, देन 5,5 से, देन 5,6 से, 6,5 से एंड लास्टली 6,6 से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये हमारे 6 इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारा हो जाएगा 6/36 विच इज 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालेंगे। तो पहले एफ का सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। एफ का सैम्पल स्पेस हमारा क्या होगा कि हमारी जो डाई है 5 ही होनी चाहिए। तो लाइक 5 इवेंट्स होंगे ये वाले सारे। तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। तो ये 6 इवेंट्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी आएगी 6/36 विच इज अगेन 1/6। तो
अब हमें कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आएंगे, दो इवेंट्स हमारे कॉमन आएंगे जो कि होंगे, एक हमारा है 5,5 और एक हमारा है 5,6। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो आ जाएगा 2/36 विच इज 1/18। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगानी है, P E F equals to P E intersection F on the probability of F 1/18 on 1/6 cancel out and your final answer will be 1/3। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई इज रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो अब इसमें है कि हमें जो पहली वाली जो हमारी डाई है दैट इज द ब्लैक डाई, वो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो हमें सम ले रहा है 8। तो जैसे हमारा 6 2 हो गया, 2 6 हो गया, 4 4 हो गया, ये हमारे पहले प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस होंगे, 3 5 5 3 भी हो जाएगा। बाकी जो हमारा इवेंट एफ है उसमें है कि नंबर ऑन द रेड डाई इज लेस देन 4। नंबर ऑन द रेड डाई इज लेस देन 4 हमारा पॉसिबल तब है जब कोई भी मान लो, पहली डाई आप रेड डाई मान लो या दूसरी डाई रेड डाई मान लो, तो जब तक हमारा फोर्थ कॉलम नहीं आता कि जब हमारी फोर्थ नंबर आ रहा है डाई पे, तब तक हमारा ये चलता रहेगा विच इज हाफ ऑफ द सैंपल स्पेस, विच मीन्स हमारी 18 इवेंट्स होंगे जिनके जो हमारे एफ इवेंट को जो हमारी एफ इवेंट में आ रहे हैं। तो पहले इवेंट में हमारी 5 इवेंट्स बनेंगे, 5 सैंपल स्पेस बनेगा और दूसरे इवेंट में हमारी 18 बनेंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, देन उनका कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन इवेंट क्या हो रहे हैं, कॉमन पेयर्स क्या बन रहे हैं, एंड देन उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे तो उसका आंसर हमारा आएगा 1/9। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 says assume that each born child is equally likely to be boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl? तो पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। गर्ल्स को हम G से डिनोट करेंगे एंड बॉयज को P से। तो सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा GG GB BG एंड B। तो इवेंट ई हमें है कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, हमें ये रिक्वायर्ड इवेंट मांगी है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। एंड हमें जो गिवन है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है, चाइल्ड वो लड़की है, यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी की बहुत लड़कियां हैं, तो वो तो हमारे पास एक ही है, जी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हम निकालेंगे तो लिख लेंगे 1/4, और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि यंगेस्ट हमारी लड़की है, तो उसमें हमारे 2 इवेंट्स आ जाते हैं, एक जी जी एक बी जी।
तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 1/2। अब कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E इंटरसेक्शन F, E F, E इंटरसेक्शन F तो हमारे पास एक ही है, which will be 1/4 divided by 1/2 equals to 1/2 will be your answer। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका ही एक सेकेंड पार्ट है, अज्यूम दैट अच्छा हाँ, तो सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो इसमें जो हमारी फर्स्ट है कि वो चिल्ड्रन आर गर्ल, उसमें तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेम रहेगी। जो इवेंट एफ है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, दैट मीन्स या तो एक लड़की है या फिर एक से ज्यादा लड़की है, तो वो 3/4 हो जाएगा। और उसकी जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 1/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 says, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false question, 200 difficult true and false question, and 500 easy multiple choice questions, and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be easy question given that it is a multiple choice question? तो सबसे पहले तो हम अपने सारे गिवन इवेंट्स लिख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें दिए हैं। मैं अपने यहाँ पे लिख लेती हूँ। और इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आई टेक ए, और डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आई टेक अ सिंबल बी। और इजी एमसीक्यू I'll take C, and for difficult MCQ I'll take D। ठीक है, अब हमें गिवन था क्वेश्चन में A हमारे 300 है, B हमारे 200 है, C हमारे 500 है, और D हमारे 400। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन सिलेक्टेड एट रैंडम है and we need to find the probability that it will be easy question given that it is an MCQ question। easy question है तो मतलब हमारा A होगा, और easy MCQ question है या easy डिफिकल्ट MCQ क्वेश्चन है, ये हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि इजी MCQ क्वेश्चन है या फिर इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, दोनों ही इजी है। इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जिसके लिए हमें अपने इजी वाले पार्ट को लाइक जो हमारा A है और C है, इसको प्लस करके टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे फॉर इजी क्वेश्चंस। which is A plus C divided by A plus C plus B plus D। तो 300 plus 500 divided by 300 plus 200 plus 500 plus 400, this will be 800 plus 1400, 8 upon 40, 4/6। ठीक है, अब हमारी ये तो हमारी इजी ट्रू एंड फॉल्स एंड इजी MCQ क्वेश्चन हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है कि MCQ क्वेश्चन है, जो हमें गिवन इवेंट दे रखा है वो MCQ क्वेश्चन है। अब हमें वो भी नहीं पता कि वो MCQ इजी है या फिर डिफिकल्ट है। तो रिक्वायर्ड में तो हमें इजी क्वेश्चन मांगा था, और गिवन दैट में हमें MCQ दे रखा है, तो हम MCQ का भी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब MCQ की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लिख लेते हैं MCQ क्वेश्चन
ये हम प्लस करेंगे सी एंड डी, सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 500 plus 400 divided by 1400 equals to 9/14। अब हमें निकालनी है कि जो इन दोनों के बीच में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो वो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, तो इजी एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी द कॉमन वन। तो पी इजी एमसीक्यू was to 500 upon 1400 divided by 900 upon 1400। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5/9। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ आ गया हो। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट पे देख। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Question number 14 says, given that the two numbers appearing on throwing the two dice are different, find the probability of the event, the sum of the numbers on the dice is 4। तो वही है हमारा इवेंट, हमें जो रिक्वायर्ड है, हमें जो ढूंढना है वो है सम ऑफ द नंबर इज 4, एंड जो हमें गिवन इवेंट दे रखा है वो है कि नंबर्स आर डिफरेंट। मतलब 2 और 2 हमारा इस सैम्पल स्पेस में नहीं आ सकता टू कैलकुलेट दैट 4 हमारा आंसर हो। तो इसमें से हम पहले तो सिर्फ 4 इवेंट ई में जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं, जो 4 सम करके बना रहे हैं, मतलब जिनका रिजल्ट 4 आ रहा है वो लेंगे। और जो सेकंड एफ है जो हमें गिवन है उसमें हम सारे पेयर्स हटा लेंगे क्योंकि नंबर्स आर डिफरेंट हमें गिवन है। तो हमारे 6 पेयर्स उसमें से हट जाएंगे, तो बस उन्हीं का ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 13.1 के 2 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के ही, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 वो देख लेंगे। तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर। इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी अगर हमारा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी 0 है, तो कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो 0 ही हो जाएगा। और नीचे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 0 है, तो 0/0 तो नॉट डिफाइंड कंडीशन है, इसलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सबको सब समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 it says, if A and B are events such that probability of probability of A by B equals to probability of B by A, then तो probability of A intersection अगर हम देखा जाए probability of A by B equals to probability of B by A, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो दिस इज सेम थिंग, वी कैन कैंसिल दिस आउट और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विच इज आर ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 ओवर होती है। सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए जो कि हमारी एग्जाम में आने के चांसेस हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से। तो हम बढ़ते हैं 13.2 एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन सो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that the box is containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale.
तो जो हमारी 13.2 एक्सरसाइज है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड है। अब इसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं इन क्वेश्चन से। तो ये बहुत फास्ट आप कर सकते हो सॉल्व, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्वेश्चंस। तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करके जाओ एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी एंड इट विल सेव यू सम टाइम। तो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं अपना गिवन इवेंट लिख दूंगी जो जो मेरे को गिवन है। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमें गिवन है 50 और गुड ऑरेंजेस 12 एंड बैड ऑरेंजेस 3। अब बॉक्स अप्रूव्ड है सेल के लिए अगर 3 ऑरेंजेस मतलब उसमें और 3 जो ऑरेंजेस हैं वो गुड है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ऑरेंज है जो बैग में है वो प्रोबेबिलिटी ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड और सेल। तो पहली प्रोबेबिलिटी अब इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, दैट इज यू कैन नॉट कीप द ऑरेंज बैक इनटू द बॉक्स अगर आपने एक बार निकाल दिया बॉक्स में से। तो लाइक यू टेक वन ऑरेंज आउट, यू कीप इट असाइड एंड लाइक यू टेक अनदर ऑरेंज देन अनदर ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास 12 गुड ऑरेंजेस हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी 12/15 हो गई हमारे पास। एक ऑरेंज गुड निकला वो हमने निकाला। देन दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 11/14 एंड देन तीसरी हो गई हमारी 10/30। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 44 और 91। ये आपका आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट इवेंट्स A and B are such that probability of event A is half and probability of A union probability of event B is 3/5 and probability of B is P. Find P if they are mutually exclusive events. So what are mutually exclusive events? Mutually exclusive events are those which do not have anything in common. तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब we know one thing, the formula, that is probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So we have the probability of A union B, which is 3/5. We have the probability of A, which is 1/2. We need to find the probability of B, and probability of A intersection B is 0 because they are mutually exclusive events. So 3/5 minus 1/2, and probability of B is given P to us. So we will find the answer by calculating this, and P will come out to be 1/10. Very simple question will come for MCQ. ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट इसमें है, हमें यही सब है। अब हमने दे रखा है कि they are independent events. What are independent events? The intersection of A union B equals to probability of A into probability of B. तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 of the same exercise. So question number 9 says if A and B are two events such that probability of A is 1/4 and probability of B is 1/4 and probability of A intersection B is 1/8, then find the probability of not A and not B. पहले हम सारा अपना गिवन जो भी हमें क्वेश्चन में है वो सारा हम लिख लेते हैं।
PA equals to 1 by 4, PB equals to 1 by, it's 1 by 2, not 1 by 4. And PA intersection B is 1 by 8. So we have to find P not A and not B, which is PA complement P and PB complement. So this will be P A union B complement, which is 1 minus P A union B, which is 1 minus P, हमें ये सब है तो P A यूनियन B हमारा होगा 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8, 2 plus 4 minus 1 upon 8 equals to 5 by 8. So we have this 5 by 8. This will be 3 by 8. 3 by 8 will be our final answer. Okay. Let's move on to the next important question, that is the question number 10 of the same exercise. Events A and B are such that the probability of A is 1 by 2, probability of B is 7 by 12, and probability of not A or not B is 1 by 4. Then state whether A and B are independent or not. Here we have probability of not A and not B, and we have to find whether A and B are independent events or not. तो सबसे पहले तो हम जो मैंने यहाँ पे ऐसे नॉट ए नॉट बी को खोल के पूरा ऐसे निकाला था, वैसे ही इसका यूज करके हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, विच इज़ क्वाइट वेरी इजी. और उसको निकालने के बाद सिंस वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बी, हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. If probability of A intersection B comes out to be equal to probability of A into probability of B, then they are independent events. But I guess so, not will be in this case. In this case, they will not be independent. So let's move on to our next important question. That is the question number 11. The question number 11 says, given two independent events A and B such that probability of A is 0.3 and probability of B is 0.6, and we have to find probability of A and not B. So given देख लेंगे. We have to find P A not B. For visualization, let us suppose we have two sets in a universal box, set A and set B. We have to find probability of A, but we don't have to take anything that comes under B, even if it is in common with the set A. So we have to find the probability of the shaded part. Okay. So finding the probability of shaded part, this will look like B dash P A minus P A on the intersection B. तो अब हमें ये गिवन है कि ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो इसके हम इंटरसेक्शन करने की बजाय हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों प्रोबेबिलिटी का टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. एंड ए की हमारे पास 0.3 है, ये भी हो जाएगी हमारी 0.18, which will come out to be 0.12 will be your final answer. ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ गया.
तो बढ़ते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट था जो कि इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो काफ़ी बेसिक है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे ये कराने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ही फोर्थ पार्ट को एक बार देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पार्ट सेज नीदर ए नॉर बी विच इज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये अभी हमने जस्ट ऊपर किया था कि कैसे निकालते हैं, तो ये वाला एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। Question number 13, it says two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. So, question number 13, we have a box having 10 black and 8 red balls. So, in total, we have 18 balls. Sorry. So, अब हमें probability दिखानी है कि both balls are red. That is, the first ball is red and the second ball is also red, and this is without replacement. So, the probability will be simple. That will be 8 upon 18 into 8 upon 18. मैं स्ट्रक्चर में नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि आंसर्स कैसे निकलेंगे ताकि आपका वहाँ एग्जाम में माइंड एकदम फास्टली चले। तो इसमें तो आप स्ट्रक्चरिंग तो खुद कर ही लोगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स रेड आर इक्वल्स टू करके ऐसे तो खुद ही कर लोगे। So it has the second part that first ball is black and the second ball is red. So first ball black, that is 10 upon 18 into में 8 upon 18. Third part है one of them is black and the other is red. तो one of them is black and the other is red. Here केस बनेगा, मतलब यहाँ पे केस की फॉर्मेशन दिख रही है। हमें पता नहीं है कि पहली बॉल हमारी ब्लैक निकल रही है या फिर हमारी मतलब पहली बॉल का जो हमारा पेयर है वो हमारा ब्लैक निकल रहा है या फिर दूसरे पेयर में हमारा पहली बॉल रेड निकल रही है, हमें पता नहीं है। तो इसमें हम केस बनाएंगे जिसमें हमारा पहला केस होएगा कि हमारी पहली बॉल रेड ब्लैक निकल रही है, तो दैट विल बी 10 अपॉन 18 इंटू में 8 अपॉन 18। एंड दूसरे हमारा केस बनेगा जिसमें हमारी पहली बॉल रेड निकल रही है, दैट विल बी 8 अपॉन 18 इंटू में 10 अपॉन 18। और इन दोनों केसेस को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। So question number 14, it says probability of solving a specific problem independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. तो काफी important question है। वन है हमारे पास P A equals to 1 by 2 and P B equals to 1 by 3. We have to find that the probability is solved. और अगर हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमें बेसिकली पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हमें लिखा था कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो 1 by 2 प्लस 1 by 3 माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 3, एंड तुम इसका आंसर निकालोगे तो इट विल बी 2 by 3। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द क्वेश्चन। तो इसमें तुम कर दोगे पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच विल बी पी ए माइनस पी
A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एंड इसमें केस भी बनेगा लाइक P B सॉरी B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दो केसेस बनेंगे कि आपका आपका इवेंट A, मतलब जो A है हमारा वो सॉल्व कर रहा है पहली बार, फिर हमारा एक केस आ जाता है कि हमारा A सॉल्व नहीं कर पा रहा, B सॉल्व कर रहा है, तो ये हमारा केस बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which is question number 15. So question number 15 says one card is drawn at random from a well shuffled of deck of cards of 52. In which of the following cases are the events E and F independent? The card drawn is a king or a queen. F is the card drawn is queen or jack. तो इवेंट ई की है कि हमारा जो कार्ड ड्रॉन है वो या तो किंग है या फिर क्वीन है। तो इसका हम निकालेंगे, ये किंग और क्वीन मिला के हमारे, मतलब किंग के 4 कार्ड्स होते हैं और क्वीन के हमारे 4 कार्ड्स होते हैं, मिला के हमारे 8 कार्ड्स हो गए, तो 8/52। और द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, ये भी हमारे 8 होते हैं, तो ये भी 8/52 हो गया हमारा। अब इन दोनों में से ऊपर हमारे पास क्वीन जो है वो कॉमन आ रही है, तो दैट विल बी 4/52। अब हमें देखना है कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर देंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ तो आ ही गया है, दैट इज 1/13। तो ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन और देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जो हमसे मांगा था क्वेश्चन में कि टू चेक वेदर दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, हेंस प्रूव दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इजी सा क्वेश्चन था, ओरली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। So the question number 16 says in a hostel 60% of the students read Hindi newspaper and 40% read English newspaper, 20% read both Hindi and English newspaper. A student selected at random find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. तो वही है probability of H complement intersection E complement निकालना है, that is 1 minus H union E। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबसे। ये वाला पूरा ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इस भी स्टडी के फॉर्म में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला एक बार खुद से दोबारा लिख के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, MCQ क्वेश्चन। Two events A and B are independent if A and B are mutually exclusive, या फिर P of A complement B complement equals to 1 minus। अब टू इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 होता है, मतलब क्या होता है? तो इसका हम बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो इन चारों पार्ट में से इसका क्या आंसर होएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होएगा। क्यों? अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट का ये कंडीशन होता है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 minus PA 1 minus PB, है ना? तो which matches ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी ओवर हो जाती है। हमने 2 एक्सरसाइजेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की वो कर लिए हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 13.3 पे हम बढ़ते हैं। So exercise 13.3 is mostly based upon Bayes theorem.
मोस्ट ऑफ द सेक्शन मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इसमें से आएंगे वो या तो 4 मार्क का क्वेश्चन में आएंगे या फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में नहीं आएंगे या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं आता है, क्योंकि ये वाले सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, इसलिए 4 मार्कर्स या फिर केस बेस्ड स्टडी में आते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल जरूर कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 21, वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेना। बाकी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी सारे। एक हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 says a bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो देखते हैं। सबसे पहले अपना सारा गिवन लिख देंगे जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है। पहले अपनी एक फिगर बना लेंगे। बैग 1, बैग 2, 4 red, 4 black, 2 red, 2 black. Event 1, ball drawn from bag 1. Event 2, ball drawn from bag 2, एंड जो गिवन इवेंट है वो है कि बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि जो हमारी बॉल है वो फर्स्ट बैग से ही निकली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इवेंट E1 की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि बॉल ड्रॉन है हमारी बैग 1 से। तो ये हो गया 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 बैग्स हैं, तो PE2 भी हमारा हो गया 1/2। अब हमारे बैग 1 से रेड बॉल निकल रही है, तो PE1/R, रेड बॉल निकल रही है। हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 4 रेड 4 ब्लैक है, टोटल 8 बॉल्स हैं, तो 4/8 और PE2R इक्वल्स टू, ये हमारी रेड बॉल्स इस बैग में थी 2 और टोटल 8 बॉल्स है। अब हमें बेस थ्योरम निकालना है बैग 1 पे, तो PE1/R इक्वल्स टू PE1 PE1/R R/E1 PE1 PR/E1 plus PE2 PR/E2, 1/2 4/8, 1/2 4/8 plus 1/2 2/8। कैंसिल आउट हो गया ये, so this becomes 2/3। this will be your final answer। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, it says in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 the probability that he guesses. Assuming a student who guesses that the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? तो हमारे इसमें 2 इवेंट्स बन गए कि स्टूडेंट नोज द आंसर और दूसरा इवेंट है स्टूडेंट गेसेस द आंसर।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट जो आंसर कर रहा है वो आंसर करेक्ट होगा हमारा। तो हम पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि ही नोज द आंसर विच इज 3/4 एंड ही गेसेस द आंसर विच इज 1/4। अब आंसर करेक्ट निकल रहा है क्योंकि वो उसे पता है। इसकी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में नहीं दी गई है, बट अगर आई नो द आंसर और मुझे पता है कि वो करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो एक ही हो सकती है विच इज 1, है ना। और अगर प्रोबेबिलिटी की वो गेस कर रहा है, इसकी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1/4। तो इसमें ही बस बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देना है आपने और ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका आंसर 12/13 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस इसमें एक जगह सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट नोज द आंसर विच इज करेक्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। एंड दिस इज लिटरली कॉमन सेंस कि आपको आंसर पता है और आपको ये भी पता है। अगर आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली आपको करेक्ट आंसर ही पता होगा, गलत आंसर तो पता नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही हमेशा 1 रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 says there are 3 coins. One is two-headed coin having head on both the faces, that is unfair coin. Another is biased coin that comes up head 75% of the time, and third is the unbiased coin. One of the 3 coin is chosen at random and tossed. If it shows head, what is the probability that it was a two-headed coin? तो हमारे पास यहाँ पे 3 इवेंट्स है। पहला इवेंट है कि हमारे पास टू हेडेड कॉइन है, दूसरा इवेंट है हमारे पास बायस्ड कॉइन है, तीसरा इवेंट हमारे पास है कि हमारे पास अनबायस्ड कॉइन है। और हमें निकालना क्या है कि मतलब हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो आंसर आए दैट इज कॉइन टॉस करने के बाद वो आए हेड्स। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो फाइंड करनी है कि जो हेड्स निकल रहा है वो टू हेडेड, मतलब जो हमारा इवेंट फर्स्ट इवेंट है उससे निकल रहा है। तो पहले इंडिविजुअल इवेंट निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3। यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं तो 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। अब हेड्स हमारा आ रहा है पहले इवेंट से जो कि 1 है क्योंकि उसमें हमारे पास टेल्स तो है नहीं। दूसरे इवेंट से हमारा हेड्स निकल रहा है, उसमें 75% ऑफ प्रोबेबिलिटी हेड्स आने की, तो 3/4 हो जाएगा। और तीसरा हमारा तो है ही अनबायस्ड कॉइन, तो उसका 1/2 रहेगा। अब टू हेडेड कॉइन से आ रहा है मीन्स इवेंट 1 से आ रहा है, तो बेस थ्योरम हमारा इवेंट 1 पे लगेगा। तो हम निकालेंगे E1/R, मतलब E1 जो हमारा इवेंट था टू हेडेड कॉइन बाय, हमें हमारा रिजल्ट है कि हेड आ रहा है, तो वो हम फाइंड करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी 4/9। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानोगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार कॉलेज के एग्जाम्स तक में आ जाता है, मतलब कोई आगे अगर मैथ्स परस्यू करेगा तो कॉलेज में प्रोबेबिलिटी आपका टॉपिक आएगा ही ज़रूर, और प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें भी आपको इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लिटरली क्लास 12th के एनसीईआरटी के बुकलेट के हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इतने इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो समझ जाओ कि बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। A factory that has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by A and 1% produced by B are defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it is produced by machine B? अब इवेंट्स 2 रखेंगे। एक इवेंट है कि मशीन ए से प्रोड्यूस है, दूसरा इवेंट है कि हमारा मशीन बी से प्रोड्यूस है, और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी की आइटम डिफेक्टिव है।
तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 60% एंड 40% इन द क्वेश्चन. तो दिस विल बी 0.6 एंड 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए हमारी हो जाएगी 0.02 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर बी हमारी 0.01 हो जाएगी. ये भी हमें क्वेश्चन में, लिटरली क्वेश्चन में एवरी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन. कुछ करने की नीड नहीं है, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन राइट ऑर्डर, इन राइट फॉर्मेट, इन द राइट प्लेस. ठीक है, और आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका आंसर आ जाएगा जो हमें फाइनल निकालना है. तो ये सारे ओरली डिस्कस हो रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन हैं. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. Question number 10, it says, suppose a girl throws a die. If she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? अब this is a very complicated question. इसको हम solve करेंगे. तो हमारे पास इवेंट 1 है कि हम डाई थ्रो कर रहे हैं और डाई पे 1, 2, 3, 4 अपीयर होता है, अपीयर्स और डाई. इवेंट 2 हमारी है कि हमारी डाई पे 5 या 6 अपीयर्स होता है. और हमें रिक्वायर्ड है, मतलब गिवन है कि एग्जैक्टली 1 हेड कॉइन टॉस करने के बाद में. ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 निकालेंगे, विल बी 4/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 विल बी 2/6. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ r अपॉन E1 क्या होएगी? अब प्रोबेबिलिटी दैट एक ही हेड हमें आ रहा है विच विल बी 1/2, और इसमें भी सेम हमारी क्या होएगी, 1 हेड ऑब्टेन हो रहा है अगर हमारे पास 5 और 6, क्योंकि इसमें हमारी जो डाइस है वो 3 बार इसमें हमारा जो कॉइन है वो 3 बार टॉस हो रहा है, तो हमारे पास 3 बार हेड्स आ सकता है. एक ही हेड 3 बार, मतलब अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही बार हेड आ रहा है और 2 बार टेल्स आ रहे हैं, दैट इज 3 टाइम्स ना. तो दिस विल बी 3/8. तो आपके पास अब सब कुछ है, आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E अपॉन में R, और आपको बस सारे प्लेसेस पे वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise. So a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability the last card is diamond. तो इवेंट 1 है कि लॉस्ट कार्ड हमारी डायमंड है, इवेंट 2 है लॉस्ट कार्ड हमारी डायमंड नहीं है. यही मांगा है कि हमें ढूंढना क्या है कि लास्ट कार्ड डायमंड है, तो 2 ही इवेंट्स हो सकते हैं ना, या तो डायमंड होगा या डायमंड नहीं होगा. और हमें गिवन है कि 2 कार्ड जो हमने ड्रॉ किए थे वो डायमंड निकले थे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हमारी 1/4 होगी, क्योंकि पैक में हमारे 52 कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड्स उसमें से डायमंड होते हैं, तो वो हमारी 1/4 होगी. और डायमंड नहीं होगी तो वो 1 - 1/4 होगी, विच इज 3/4. अब प्रोबेबिलिटी हमारे 2 कार्ड जो निकले हैं वो डायमंड थे विद इन द माइंड कि हमारा जो लॉस्ट कार्ड है वो भी डायमंड है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 13 डायमंड कार्ड्स थे, एक उसमें से लॉस्ट है जो हमें पता है, तो 12C2, क्योंकि हमने 2 कार्ड निकाले तो 12C2, देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन, PNC लगेगी यहाँ पर, क्योंकि हम इतने सारे
कार्ड्स का समेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 12C2 करेंगे डिवाइडेड बाय 51C2, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड घुमाया जो कि डायमंड था और उसी पे ही हम काम कर रहे हैं, उसी के केस पे हम काम कर रहे हैं, तो 12C2 अपॉन में 51C2 होएगा। और दूसरी साइड हमें पता है कि डायमंड नहीं है और हम वर्क कर रहे हैं, तो दिस विल बी 13C2, क्योंकि डायमंड वाले कार्ड पे ही वर्क करना है, बट पता है कि डायमंड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 13 के 13 डायमंड वाले कार्ड होंगे। और नीचे हमारे पास 51C2, क्योंकि कोई ना कोई कार्ड तो घुमा ही है ना, एक कार्ड तो लॉस्ट है ही हमारा, तो ये निकाल लेंगे। अब वी हैव एवरीथिंग वी नीड टू अप्लाई इन बेस थ्योरम, और हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.3 खत्म होती है। तो हमारी तीनों एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट एक्सरसाइज बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें से भी हमारे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, मतलब ये भी इजी ही क्वेश्चन है, 3-4 ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, बट एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 4, सपोज 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैम्पल पेपर्स ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। तो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ऐसे क्वेश्चन मैं फिर से बता रही हूँ एग्जाम में नहीं आते, बट जस्ट फॉर योर थिंकिंग कि एग्जाम में आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो इसमें हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगता है, विच इज NCRQ N-R-P-R। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इसमें लगता है। अब इसमें क्या होता है, n हमारा यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पीपल्स, जो कि हमें यहाँ पे 10 दे रखा है। p होगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग इट राइट हैंडेड, तो यहाँ पे हमें 90% गिवन है, दैट इज 9/10, एंड q हमें गिवन है 1/10। तो वही इसमें हम सारी वैल्यूज लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोस्ट ऑफ 6 ऑफ मोस्ट that at most 6 of a random sample of 10 people, at most means 6 या उससे कम। तो अब हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम 1 - 7, 8, 9, 10 तीन ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 10C7, 10C8, 10C9 और 10C10 हम पूरे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनल जो हमारा आंसर आया वही होगा। अगेन बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशंस है इसमें, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए। अब एक तो लाइक ये तो तुम बचपन से ही क्वेश्चन करते आ रहे हो 10th क्लास से, तो ये है इफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। तो इसका आंसर तो तुम्हें रट ही जाना चाहिए, 10th क्लास में इतनी बार किया है ये वाला क्वेश्चन, और अभी भी आएगा, लाइक कॉलेज के टाइम पे भी तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है आने वाला। तो लाइक लीप ईयर में तुम्हारे 366 डेज होते हैं, और वीक्स तुम्हारे हो गए 52 वीक्स हो गए। अब 2 दिन एक्स्ट्रा चढ़ जाता है, तो 2/7 मतलब 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। तो तुम्हारे जो पेयर्स बन गए वो बन गए मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तुम्हारे ये पेयर्स बन गए हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए कि ट्यूसडे आए तुम्हारा, तो ट्यूसडे यहाँ पे कैसे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे के पेयर में या फिर ट्यूसडे वेंसडे के पेयर में। तो ये तुम्हारे 2 पेयर्स बन सकते हैं एक्स्ट्रा, विच विल बी 2/7, क्योंकि एक वीक में हमारे 7 दिन होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that meditation, yoga course reduce the risk of a heart attack by 30%, and prescription of certain drug reduces its chance by 25%. At time of patient can choose any one of the two options with the equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. तो नॉर्मल रिस्क 40% हार्ट अटैक का है, तो
और जो योगा है रिड्यूसेस द रिस्क बाय 30%। तो रिस्क जो हमारा है वो बन गया योगा करने के बाद भी 70%। तो 40 इंटू 70% करेंगे तो 28% हमारा आ गया योगा और मेडिटेशन से। तो हमारी इवेंट 1 होएगी कि पर्सन ट्रीटेड विद मेडिटेशन विद मेडिटेशन एंड योगा, और जो हमारा सेकेंड इवेंट होगा कि ड्रग से ट्रीट किया लेकिन पर्सन को फिर हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, ये गिवन है हमारा। तो ए इवेंट का तो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 40%, और इवेंट बी, इवेंट E1 और इवेंट E2 की जो हमारी प्रोबेबिलिटी वो हाफ हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 इवेंट्स हैं, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन इवेंट E1 भी चूज कर सकता है, पर्सन इवेंट E2 भी चूज कर सकते हैं। अब हम इसमें कि ट्रीट करने के बाद भी हार्ट अटैक आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट विल बी 0.28 फॉर योगा एंड मेडिटेशन एंड 0.30 फॉर ड्रग, क्योंकि उसमें हमारा 25% रिड्यूस करता है, तो लाइक 75% तो हमारा रिस्क है ही है 40% के साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। फिर उसके बाद बेस थ्योरम में आपको अपनी सारी चीज़ें अप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हमारा इम्पोर्टेंट में काउंट करता है। मैंने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया हुआ है, आई रिमेम्बर। तो या फिर एक बार मैंने मैट्रिसेस की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो ये वाला तो इजी है, तो आई एम नॉट डूइंग दैट अगेन। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने जस्ट अभी अभी ये वाले सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि ए फेल्स, ए नॉट फेल्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन सेट के फॉर्मूला लगाने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं करवा रही, आपको खुद से ही वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हमने मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मिसलेनियस में भी हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं बचे हैं जो कि हमें नहीं आते हो या हमसे हो ना सके। हमने सारे ही अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं और जितना भी हम कर सकते थे, जो हमें लगता था कि बोर्ड एग्जाम में आ सकेंगे, हमने वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो हमारे केस बेस्ड स्टडी है वो यूजुअली हमारे बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से आएंगे, लाइक 13.3 एक्सरसाइज से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन या फिर बेस थ्योरम, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं केस स्टडी में। बाकी एमसीक्यू हमारी मेनली इंडिपेंडेंट इवेंट्स या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, बस ये ऐसे ही आएंगे, लाइक 2 मार्कर्स में आपके इंडिपेंडेंट के जो बड़े बॉक्स टाइप के क्वेश्चन हैं कि इस बॉक्स में इतने बॉल्स हैं या उस बॉक्स में इतने बॉल्स हैं, हमारे पास टोटल इतने बॉल्स हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। तो इसका ध्यान रखना। बाकी जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं उसका आप ध्यान रखना। मैंने 1 शीट फॉर्मूला नोट आपको दे रखी है सारे, उसमें से फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना। आपके पास अभी लाइक 2-3 डेज ही बचे हैं रिवीजन करने के लिए, तो अच्छे से रिवीजन करना। और मैंने आपको 60 सेकेंड या 120 सेकेंड में आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी समझाया था एक वीडियो में, वो भी आप एक बार देख लेना, जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको 1 शीट फॉर्मूला के नोट्स पढ़ के समझ नहीं आ रहा हो तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगता था कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। बाकी आपको और भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड कोई भी छोटा डाउट भी हो तो प्लीज़ बताना। इट्स योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड आपको एकदम क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर या फिर आपको इस लेक्चर से लाइक कुछ भी समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।